नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शुक्रवार को सुबह उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के पास ग्लेशियर टूटने से 55 मजदूर बर्फ में दब गए, जिनमें 33 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पहले जानकारी आई थी कि 57 मजदूर फंस गए हैं, लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार वहां पर 57 नहीं बल्कि कुल 55 लोग थे। 2 लोग छुट्टी पर थे। अभी तक कुल 32 लोग अभी मिल चुके हैं और 23 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सेना युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है और आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और माणा कैंप के समीप हुए हिमस्खलन ने रैणी आपदा की घटना याद दिला दी है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी खबर यह भी आ रही है कि अब कुछ और लोग मिल चुके हैं। लगभग 47 के आसपास लोग मिल चुके हैं और अब कुछ ही लोग वहां पर फंसे होने की आशंका है, यानी 7 से 8 लोग और वहां पर फंसे हुए हो सकते हैं। यह ऑपरेशन कल से युद्ध स्तर पर चल रहा है और लगातार सेना हो या फिर बाकी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहां पर तुरंत पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सरकार पूरी तरह से इस ऑपरेशन को सुरक्षित अंजाम देने के लिए तत्पर नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री धामी ने कई बार मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम इस ऑपरेशन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये वही गांव है जो उत्तराखंड का आखिरी गांव माना जाता है और इस गांव में बर्फ हटाने के लिए ये मजदूर वहां पर पहुंचे हुए थे। बीआरओ विभाग से ये ताल्लुक रखते हैं और अचानक जब वहां पर एकदम से जब वहां पर आता है तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बाड़ा में बचाव कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर जारी है और इस वक्त एक बड़ी अपडेट जो आ रही है, 47 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यह आंकड़ा बढ़ गया है और बड़ी राहत की खबर है। 8 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुल 8 ही मजदूर वहां पर हैं और 47 को निकाल लिया गया है। अभी अभी की ताजा खबर, अभी अभी का ताजा आंकड़ा ये निकल कर आ रहा है, यानी जहां पहले 33 को निकाला गया था, ये आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया है। कुल मिलाकर अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। मात्र 8 मजदूर वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हर तरीके से ये रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां पर तकनीकी रूप से उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सेना जुटी हुई है। बाकी जो तमाम टीमें हैं, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या बाकी अन्य वहां पर जो टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं, वो लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। रैणी आपदा, पूरी जानकारी। 7 फरवरी 2021 ऋषिगंगा के उद्गम स्थल में ग्लेशियर टूटा। 27 फरवरी को, माफ कीजिए, ग्लेशियर टूटने के बाद नदी में भीषण बाढ़ आई थी और नदी किनारे जितने भी लोग थे सब बाढ़ की चपेट में आ गए। और यही खबर आपको बता रहे हैं, इस आपदा में 206 लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। आपदा में ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना बह गई थी और इसमें एनटीपीसी की तपोवन जल विद्युत परियोजना भी तहस नहस हुई थी। मतलब उत्तराखंड के साथ ये पुराना नाता है। 23 अप्रैल 2021 में चीन सीमा क्षेत्र सुमना में हिमस्खलन हुआ था। 2021 की बात है। यमुना रिमखिम सड़क पर सुमना से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर यह हिमस्खलन हुआ था और वहां पर भी भारी नुकसान हुआ था। बीआरओ के मजदूरों का कैंप इस हिमस्खलन की चपेट में आया हुआ था। सुमना हिमस्खलन घटना जो आपको हम बता रहे हैं, आईटीबीपी के जवानों ने बचाई थी 384 बीआरओ के मजदूरों की जान वहां पर बचाई गई थी। 8 बीआरओ के मजदूर इस हिमस्खलन की भेंट चढ़ गए थे, यानी 8 लोगों की जान चली गई थी। सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में सभी मजदूर जुटे हुए थे सीमा क्षेत्र में, और वहां पर इस चपेट में आने से कई मजदूरों की जान चली गई और कुछ लोगों को सकुशल निकाला गया था। धनराज इस वक्त हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हैं। धनराज, क्या अपडेट है? अपडेट इस वक्त ताजा ये भी आ रही है कि भाई 47 मजदूरों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है। शुरुआती दौर में जो सूचनाएं आई थी इसमें बताया जा रहा था कि 57 लोग मजदूर वहां पर फंसे हैं, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आई है उसमें साफ तौर पर देखने को मिला है कि जो 2 मजदूर, उनमें जो टोटल मजदूर वहां पर काम करते हैं वो 57 मजदूर थे, लेकिन 2 मजदूर छुट्टी पर गए हुए थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 55 मजदूर
वहां पर फंसे हुए थे और 55 में से अभी तक देखा जाए तो जो पूरा रेस्क्यू चला है, कल रात तक रेस्क्यू चला है लगातार और आज सुबह से भी लगातार वहां पर रेस्क्यू जारी है। और जिनमें से अभी जो अपडेट आई है, राहत की बात है कि 47 मजदूरों को वहां से सुरक्षित निकाल दिया गया है। हालांकि अभी 8 मजदूर और वहां पर फंसे हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि उनको भी सुरक्षित निकाला जाएगा। और लगातार जो कहा जाए कि जो टीमें हैं वो लगातार वहां पर बनी हुई, सेना की टीम वहां पर बनी हुई है, आईटीबीपी की टीम वहां पर लगी हुई है, इसके साथ ही बीआरओ की टीम वहां पर लगी हुई है। तमाम जो कहा जाए कि रेस्क्यू वाली टीमें हैं वो लगातार वहां पर कार्य कर रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की खबर भी कहीं ना कहीं अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि अभी तक जितने मजदूर निकाले गए हैं वो सभी सुरक्षित हैं। हालांकि 6 की हालत जरूर गंभीर बनी हुई है, उनको एयरलिफ्ट कर जो है अस्पताल भिजवाया गया है। और मैं देखिए ये घटना ये घटी है, ये कहीं ना कहीं एक सबक लेने वाली घटना है और बिल्कुल बिल्कुल सरकार सबक इससे लेने वाली सबक भी घटना लेगी। है और ये जी पहली घटना भी नहीं है। अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, पूरी जानकारी दे रहे थे, बहुत सारी घटनाएं उत्तराखंड के अंदर पेश हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या इसे लापरवाही माना जा सकता है या सरकार की अनदेखी माना जा सकता है कि समय पर अगर कदम नहीं उठाए जाते तो ये एक बहुत बड़ी घटना में तब्दील हो जाता है? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले से ही कहीं ना कहीं चेतावनी जारी की थी कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र में भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये मजदूर थे ये वहां पर बर्फबारी हटाने के लिए ही वहां पर लगाए जाते हैं बीआरओ की तरफ से, तो इसमें लापरवाही का तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ा सावधानी जरूर बरतनी चाहिए बिल्कुल थी। बिल्कुल। लेकिन जिस जिस तरीके से क्योंकि जो काम करते हैं वो मजदूरी वहां पर काम करते हैं और बर्फ हटाना भी अति आवश्यक होता है। लेकिन लेकिन धनराज, अचानक जो भले ही वो आपदा है, बर्फ हटाने प्राकृतिक के लिए आपदा वहां है। पर गए हो, लेकिन कुछ सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं, क्या वो लागू होते हैं या नहीं कंपनीज की तरफ से? जी, बिल्कुल। बिल्कुल शीतल, देखिए जो बर्फ हटाने के लिए मज़दूर वहाँ पर जाते हैं, उनको कहीं न कहीं सेफ्टी के लिए कुछ न कुछ उपकरण ज़रूर होने चाहिए थे, बिल्कुल। लेकिन वो उपकरण वहाँ पर नहीं थे। तो कहीं न कहीं इससे कहा जाता है कि एक लापरवाही भी कहा जा सकता है या फिर कहा जा सकता है हिलावाली। एक तो जिस तरह की हिलावाली बिहारियों की तरफ से देखी गई है, इसको लेकर भी कहीं न कहीं जाँच ज़रूर की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी समय-समय पर अपडेट भी दे रहे हैं और लगातार आप देख रहे होंगे कि बैठकों का दौर भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो मजदूर वहां पर फंसे हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि आपने वो हादसा भी देखा होगा टनल का, जब टनल के अंदर कुछ मजदूर फंस गए थे और उनको सुरक्षित निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं एक सफल ऑपरेशन ये भी माना जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी समय समय पर निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं और लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं वो बड़ी मेहनत के साथ कहीं ना कहीं उनको निकालने धनराज, में लगी हुई है, अभी तक क्योंकि जो आप 47 मजदूरों को वहां से निकाला गया है, क्या सभी सुरक्षित हैं? कोई चोट आई है? क्या उनकी कोई अपडेट निकल कर आ रही है? बिल्कुल शीतल, देखिए जो 47 मजदूरों को निकाला गया है, हालांकि वो सुरक्षित है, लेकिन 6 मजदूर ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी जल्द स्वस्थ होंगे, क्योंकि सभी कामना कर रहे हैं कि जो मजदूर वहां पर फंसे हैं, 8 मजदूर और अन्य वहां पर फंसे हैं, उनको भी जल्द निकाला जाए। इसको लेकर लगातार वहां पर जो अभियान है वो जारी है रेस्क्यू का। और आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निर्देश भी दे रहे हैं, क्योंकि आपने देर रात भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन के ऑफिस पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पूरी जानकारी हासिल की थी। तो इससे कहा जा सकता है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र भी अब मदद के लिए तैयार है, क्योंकि आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, वो भी पल पल की खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर ले रहे हैं। जी ठीक है, कब तक और ये समय लग सकता है? कब तक इन सभी मजदूरों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सकता है? क्या ऐसी कोई संभावनाएं हैं कि आज दिन लग सकता है या कुछ समय और लग बिल्कुल। सकता है? बिल्कुल शीतल, देखिए मौसम यदि साथ देता है, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा साफ है, बर्फबारी रुकी है, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने वाली टीम जो है वो आगे बढ़ी है, क्योंकि लगातार जो मौसम है वो बाधा बनता हुआ नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से मौसम अभी साफ हुआ है तो उससे लगता है कि जल्दी, यानी कि 1 से 2 घंटे के अंदर जो मजदूर वहां पर फंसे हैं उनको भी निकाल लिया जाएगा। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि वो सुरक्षित निकाले जाएंगे या फिर कोई अनहोनी उनके साथ हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी यही उम्मीद जता रहे हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जो मजदूर वहां पर अभी भी फंसे हैं वो सुरक्षित हो और उनको सुरक्षित निकाला जा सके। बिल्कुल धनराज, इस तरह की घटनाओं से क्या सरकार को एक बड़ी सीख लेनी चाहिए, और ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, और अगर ऐसी सिचुएशंस बनती भी हैं तो उससे लड़ने के लिए कम से कम पहले से ही तैयार रहा जाए?
बिल्कुल शीतल, देखिए आपको बता दूं कि उत्तराखंड जो है एक संवेदनशील इलाका है, क्योंकि हम्म। पहाड़ी क्षेत्र है और इस तरह की घटनाएं लगातार आती हैं। और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनको कम जरूर किया जा सकता है। बिल्कुल। उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार लगातार काम भी करती है, आपदा प्रबंधन की टीम लगातार काम भी करती है, चाहे वो मौसम बरसात का हो या सर्दी का हो या गर्मी का हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं आपदा जो प्रबंधन की जो टीमें हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो लगातार कार्य भी करती हैं। लेकिन जिस तरह की ये घटना यहाँ पर घटी है, इससे भी एक सबक कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो भी जल्द शुरू होने वाली है। 30 अप्रैल हम्म। से वो चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। और उस चारधाम यात्रा में भी आप देखते होंगे कि पिछली जो चारधाम यात्रा हुई है, उसमें भी इस तरह की कई घटनाएँ सामने आई हैं कि कहीं पे भूस्खलन हुआ है या फिर चट्टानें खिसकी हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है। तो हम्म। कहीं न कहीं इस घटना से सबक लेते हुए कहीं न कहीं चारधाम यात्रा को सफल बनाने में ज़रूर मदद ज़रूर मिलेगी सरकार को। बिल्कुल धनराज, देखिए प्राकृतिक आपदा से निपटना एक व्यक्ति के हित में नहीं है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम ये हो या इसको नियंत्रित किया जाए, इसको लेकर जरूर प्रयास किए जा सकते हैं। तो आगे यात्रा है, उसको लेकर क्या खास इंतजाम है? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से ये घटनाएँ हैं, ये प्राकृतिक घटनाएँ हैं, इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं न कहीं इसको कम ज़रूर किया जाता है। और वो कम किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी लगातार कहते हैं कि हम्म। जो समय रिस्पॉन्स है वो कम से कम हो, यानी कि जहाँ पर इस तरह की घटनाएँ हो वहाँ पर तुरंत रेस्क्यू टीम पहुँचे और समय कम से कम लगे, इसको लेकर कहीं न कहीं प्रयास किए जा सकते हैं। और हम्म। लगातार वो प्रयास कहीं न कहीं प्रशासन हो, चाहे आपदा प्रबंधन की टीम हो या एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो, हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो जो टीमें हैं वो तुरंत ही ऐसे मौके पर वहाँ पर पहुँचती हैं और लगातार तुरंत ही कहीं न कहीं रेस्क्यू अभियान चलाती हैं। और इसका ही ठीक है। फ़ायदा है कि जो अभी आपने देखा होगा कि इसका परिणाम अभी आपके सामने है कि 47 मज़दूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, 8 फँसे हैं उनको भी जल्द निकाल लिया जाएगा। तो उसी का परिणाम है कि जो समय रिस्पॉन्स से कम रखा गया है, उसके कारण ही ये जानें बच पाई हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा फिलहाल धनराज, और इस खबर पर भी अपडेट आप बनाए बनाए रखिएगा, ताकि हम अपने लोगों को ये पूरी अपडेट दे सके कि अभी कितना समय उन सभी मजदूरों को वहां से निकालने में लगेगा। आगे बढ़ेंगे। आज अगर मौसम ठीक रहा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली का दौरा करेंगे और ग्राउंड जीरो पर जाकर माणा एवलांच के रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 33 मजदूरों को अब तक 33 से ज्यादा मजदूरों को अब तक बाहर निकाला गया है, जबकि अब 7 से 8 मजदूर अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन कर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर जा सकते हैं, ग्राउंड का जायजा ले सकते हैं और वहां पर जाकर उन मजदूरों की हालचाल भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अब 47 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, अब मात्र 7 से 8 मजदूर और वहां पर फंसे होने की संभावना है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इन सभी मजदूरों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया जाए। तो आज मुख्यमंत्री धामी वहां पर पहुंचेंगे। कल भी जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने जो एक उत्तेजना जताई थी इस घटना के बाद, पूरी तरीके से उस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे, मीडिया को संबोधित भी किया था और कहा था कि भाई हमारी नजर बनी हुई है। धनराज हमारे साथ बने हुए हैं, देहरादून से हमारे सहयोगी हैं। धनराज, आज संभवतः मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे और ग्राउंड की वहां पर स्थिति का जायजा भी ले सकते हैं। बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरह की घटना चमोली के अंदर घटी है तो उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से घटना घटी है तब से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों की बैठक भी ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरा रेस्क्यू अभियान है वो चलाया जाए और किस तरीके से जो मजदूर वहाँ पर फंसे हैं उनको निकाला जाए। क्योंकि अभी देखिएगा कि अभी तक जो है 47 मजदूरों को वहाँ से निकाल लिया गया है सुरक्षित तरीके से और 8 मजदूर अभी भी वहाँ पर फंसे हैं, जिसके लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। और माना जा रहा है कि जैसे ही मौसम साफ होता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चमोली के लिए रवाना हो जाएंगे। क्योंकि 10:30 कुछ ही समय बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के अंदर पहुंचेंगे घटनास्थल पर और वहां का जायजा लेंगे और इसके साथ ही जो वहां से पूरी रेस्क्यू टीम है उसका हौसला भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार मीडिया से भी यही कहा है कि वो पूरी लगन के साथ कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीम है उनको निर्देशित कर रहे हैं और पूरा अभियान जो है एक युद्ध स्तर पर वहां पर चलाया जा रहा है ताकि किसी भी मजदूरों को किस तरह की कोई दिक्कत ना हो और उनको सुरक्षित निकाला जा सके। तो आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली दौरे पर रहेंगे और वहां पर जाकर वो जो रेस्क्यू टीम है उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनराज ये जानकारी के लिए। आज मुख्यमंत्री धामी वहां पर जाएंगे और
उन मजदूरों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं जो मजदूर वहां से सुरक्षित निकाले गए हैं। पूरी जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, पूरी जो घटनाक्रम रहा है, उसका जायजा भी लेंगे और मजदूरों की हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। बुलेटिन खबर उत्तराखंड देख रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने एक पहल करते हुए एक सेंटर ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन का शुभारंभ किया है, जिसके शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया है। इसके बाद उन्होंने सेंटर ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन और इनोवेशन का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में 5 यूनिवर्सिटी के कुलपति भी मौजूद रहे और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के तमाम टीचर और यूनिवर्सिटी के छात्र भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में बच्चों के सामने अपने विचार रखे। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा की। कि सही मायने में जनता हर सरकार गवर्नमेंट को 5 साल का इलेक्शन मैंडेट देती है, लेकिन ये 5 years मैंडेट टू गवर्न देम, लेकिन सही मायने में गवर्न कितना साल लगते हैं? ये 3.5 साल से ज़्यादा नहीं करते। तो इसका मतलब है यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर ओन पीपल। जो एक गवर्नमेंट का जो पब्लिक ने आपको मैंडेट दिया है, उसके अगेंस्ट में 5 साल के दिया है और उनके लिए 3.5 साल आप काम करते हैं। और मुझे लगता है कि जब एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो जो है वो आपका इट विल ओनली टेक अवे ओनली 4 months, नॉट मोर देन 4 months। और उसके बाद में पूरा का पूरा जो है दैट टाइम कुड बी यूटिलाइज्ड इन द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। उस रिपोर्ट को हम लोगों ने बहुत जल्दी तैयार कर लिया था, 6 महीने के अंदर, because we had conducted extensive research, engaged with the stakeholders and consulted experts from various fields. हमने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी महोदया को सौंपी। उसके बाद में भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया और उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखा। अभी वो डिस्कशन चल रहा है। ये जो सेंटर ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन है, ये पार्ट है आज एनईपी का, और एनईपी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत जोर दिया है और इंडस्ट्री ड्रिवन करिकुलम पे बहुत जोर दिया है, और ये दोनों चीज़ों को पूरा करता है। और डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ और जो हमारी उत्तराखंड सरकार है वो भी इसको सपोर्ट कर रही है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने स्किल बेस्ड लर्निंग, इंडस्ट्री आउटकम के ऊपर और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर ये सेंटर स्थापित किया। और निश्चित रूप से जब सेंटर होगा, बच्चों के आइडियाज़ इंक्यूबेट होंगे और बच्चे अपने को सीधे इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करेंगे। और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है कि हम कौशल विकास पे ध्यान दें। ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लास टीचिंग का अब टाइम नहीं रहा, वो आपको पढ़ाना है, लेकिन बहुत बड़ा प्रतिशत आपको स्किल डेवलपमेंट पे देना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शिवालिक जो कॉलेज है इंजीनियरिंग, ये इस मैंडेट को पूरा करेगा इस इंक्यूबेशन सेल के माध्यम से। सर, सेंटर ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन जो है वो एक उत्तराखंड में ऐसी शुरुआत है जिसको हमारे उत्तराखंड सरकार का जो स्टार्टअप काउंसिल है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। और इसके माध्यम से हमारे जो छात्र हैं, चाहे वो हमारे कॉलेज के छात्र हों या बाहर के कोई भी छात्र हैं, यदि उसके पास कुछ आइडिया हैं तो वो आइडिया को हमारे साथ हमारे सेंटर ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन में लाके उनको परिपक्व बना सकते हैं, उनको इंक्यूबेट कर सकते हैं। और इंक्यूबेशन के लिए हम जो पूरा हैंड होल्डिंग जो है 5 साल तक उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, जब तक कि वो प्रॉफिटेबल एक बिज़नेस के तौर पे, एंटरप्राइज के तौर पे वो नहीं आ जाता है। तो इस का फ़ायदा सिर्फ हमारे कॉलेज को छात्रों को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के छात्रों को होने वाला है। देश की नई शिक्षा प्रणाली जो लागू की है भारत सरकार ने, शिवालिक कॉलेज का ये जो कदम है ये उसी दिशा में है। इस पर्टिकुलर सेंटर में छात्रों को नए आइडियाज़ को परिपक्व करके उसको कमर्शियलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं गो टू मार्केट, वहाँ तक जाने के लिए सारी व्यवस्था कराई जाएगी। इसमें छात्र अपने अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे और डेवलप करके स्टार्टअप्स खोल के एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगे। जैसा भारत के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बने, हम कोशिश कर रहे हैं कि शिवालिक कॉलेज के इस सेंटर के थ्रू उस पर्टिकुलर दिशा में हम और आगे बढ़ सकें।
आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सक्षम 2024-25 के राज्य स्तरीय समन्वयक यानी एसएलसी के रूप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL द्वारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी IIP देहरादून में समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तेल विपणन कंपनियों यानी OMCS की ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया गया है। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिभागियों की उत्साही भागीदारी देखी गई, जिसमें IIP के विद्वान, वरिष्ठ वैज्ञानिक, विभागाध्यक्ष, HODs यानी तेल और गैस क्षेत्र के अधिकारी और सरकारी गणमान्य व्यक्ति शामिल थे, जो जिम्मेदार ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। कहूँगा कि ये लोगों को पता भी नहीं था। साथ में ये बड़ी अच्छी पहल होगी, जैसे हम लोगों ने नेशनल गेम्स में भी किया कि हम लोगों ने 500 लीटर कुकिंग ऑयल जो 2 बार कुकड हो चुका था ऑयल, उसको हम लोगों ने IIP भेजा और यहाँ एविएशन फ्यूल में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सोचकर हमें बड़ी खुशी मिली कि सर्कुलर इकोनॉमी का हम बहुत बड़ा हिस्सा बने नेशनल गेम्स के माध्यम से। तो मैं ये चाहूँगा कि ये तो जनता के जिससे कलेक्ट होने वाली चीज़ है। ये तो चाहे तो अगर जोमेटो या इंस्टामार्ट टाइप चीज़ कोई आ जाए इस तरह की, जो घर घर जाके कुकिंग ऑयल कलेक्ट करे और जाके एक फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट करे, तो मेरे ख्याल से आने वाला समय बड़ा बढ़िया हो जाएगा कि हम एविएशन फ्यूल के लिए हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम MOPNG के अंदर ये सक्षम प्रोग्राम बना रहे हैं। ये 14 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और आज इसका कंक्लूडिंग डे है। ये पूरे देश भर में मनाया जाता है और इसमें जो ऑल ऑयल कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, इसका जो मेन उद्देश्य है इसको संरक्षण ऑफ फ्यूल। बेसिकली अभी हम जैसे जैसे हमारा देश विकसित होता जा रहा है, हमारा फ्यूल का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, जो आज हमारा रिक्वायरमेंट। इधर गदरपुर के डलपुरा गांव में परम श्रद्धेय बुक्सा समाज के पूजनीय राजा जगत देव की मूर्ति को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया। मूर्ति का हाथ तोड़ा गया है और हाथ में लगी हुई कृपाण भी तोड़ दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। स्थानीय विधायक अरविंद पांडे मौके पर पहुंचे। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता स्वरूप सिंह ने बताया कि परम श्रद्धेय राजा जगत देव जो बुक्सा समाज के अति पूजनीय हैं, उनकी मूर्ति को किसी ने तोड़ दिया है, जिससे बुक्स समाज में भारी रोष है। हमने पुलिस को 24 घंटे का समय खुलासा करने के लिए दिया है और उसके बाद हम लोग समाज के लिए हुए निर्णय के अनुसार आंदोलन करेंगे। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि जिस तरह से परम श्रद्धेय राजा जगत देव की मूर्ति को खंडित किया गया है वह पूरी तरह से गलत है। यह साजिश भी हो सकती है और पुलिस से हर पहलू पर जांच करे। यहाँ श्रद्धेय राजा जगत देव सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है और ये मात्र एक पत्थर की प्रतिमा नहीं है। ये हमारे श्रद्धेय राजा जगत देव जी हैं, जिनसे प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए लोग आशीर्वाद लेके जाते हैं। शादी में, ब्याह में, मरने में, जीने में लोग यहाँ आशीर्वाद लेके जाते हैं, माथा टेक के जाते हैं। इनकी प्रतिमा को जिसने भी तोड़ा है वो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और मैं इस घटना की बहुत ही कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।